एग्रीगेट डिमांड के चार कंपोनेंट्स होते हैं। प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ households, investment expenditure by firms, government expenditure on consumer goods as well as capital goods, and net exports. These are the four components of aggregate demand. हम अपने क्लास 12th की सिलेबस के अंदर एग्रीगेट डिमांड के फर्स्ट टू कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस। ऐसा नहीं है कि एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। कंपोनेंट तो चार ही होते हैं, पर चार कंपोनेंट में से हम एग्रीगेट डिमांड के इन दो कंपोनेंट्स को स्टडी नहीं करते। हम एग्रीगेट डिमांड के दो कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं, एक कंजम्पशन और एक इन्वेस्टमेंट। अब कंजम्पशन बाय होम, कंजम्पशन बाय हाउसहोल्ड सेक्टर एंड इन्वेस्टमेंट बाय फर्म सेक्टर। तो हम अपनी स्टडी को, एग्रीगेट डिमांड को C+I यानी दो कंपोनेंट के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करेंगे। और ये जो दो कंपोनेंट है, G फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड X-M नेट एक्सपोर्ट्स, हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। जब हम फोर सेक्टर मॉडल की बात करते हैं तो उसमें हाउसहोल्ड सेक्टर होता है, फर्म्स होती हैं, गवर्नमेंट होती है और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड होता है। हम प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जो दो सेक्टर्स है फोर सेक्टर मॉडल के, उनको इग्नोर करेंगे, कंसीडर नहीं करेंगे। और हम टू सेक्टर मॉडल, दैट इज टू सेक्टर मॉडल रेफर्स टू दैट मॉडल which has household sector and firm sector, and three sector model is household, firm and government sector. Four sector model is household, firm, government and rest of world. तो हम एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट को हाउसहोल्ड और फर्म सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करेंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं एग्रीगेट डिमांड इन टू सेक्टर मॉडल। अब टू सेक्टर मॉडल मींस हम इसमें रेस्ट ऑफ वर्ल्ड और गवर्नमेंट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। तो हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स हैं वो हमारी इकोनॉमी में हाउसहोल्ड सेक्टर और फर्म की एग्रीगेट डिमांड है। तो हम अपनी इकोनॉमी को एग्रीगेट डिमांड के कॉन्सेप्ट के लिए क्लोज्ड इकोनॉमी कंसीडर करते हुए चलेंगे, which has only two sector, household sector and the firm sector. This is called as aggregate demand in two sector model. क्या ये दोबारा एक्सप्लेन करूं या डन है यहां तक? आ गया सर, क्लियर है सर। अब जब हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं तो एग्रीगेट डिमांड के अंदर हमने दो कंपोनेंट लिए, एक कंजम्पशन और एक इन्वेस्टमेंट। जब हमने एग्रीगेट डिमांड की डेफिनेशन पढ़ी थी
तो उसमें हमने पढ़ा था एग्रीगेट डिमांड इज planned expenditure in the economy of final goods and services of different sectors at given level of income. यहां आपने पढ़ा था एट अ गिवन लेवल ऑफ इनकम ऑल सेक्टर्स यानी 4 सेक्टर। और अब हमने कौन से 2 सेक्टर ले लिए, हाउस होल्ड और फॉर्म सेक्टर को ले लिया। तो एग्रीगेट डिमांड now in our syllabus or in our topic is with respect to household and firms, and aggregate demand is always in relation to a given level of income। यानी जब डिमांड होगी इकोनॉमी में तो वो एक गिवन लेवल ऑफ इनकम पे होगी, इसीलिए लेवल ऑफ इनकम वर्ड यूज किया गया है। तो जब हम एग्रीगेट डिमांड को एक शेड्यूल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो उस शेड्यूल को हम एडी शेड्यूल या एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल कहते हैं। एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल जैसा आप देख पा रहे हैं यहां पर, इस शेड्यूल में डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम्स इकोनॉमी में शो किए गए हैं। जीरो लेवल इनकम 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़, 400 करोड़, ऊपर करोड़ में फिगर्स हैं यहाँ, 500 करोड़ एंड 600 करोड़ एंड सो ऑन। वो कह रहा है इनकम का लेवल इकोनॉमी में इंक्रीज हो रहा है, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 एंड सो ऑन। कल हमने एक और बात पढ़ी थी कि एग्रीगेट डिमांड का डायरेक्ट रिलेशन या एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी में कंज्यूमर की डिस्पोजेबल इनकम के ऊपर डिपेंड करती है। और डिस्पोजेबल इनकम कंज्यूमर की वो इनकम होती है जो कंज्यूमर कंज्यूम करता है और उसका कुछ भाग वो सेव करता है, दैट इज डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो अब जितनी भी इनकम इकोनॉमी में जनरेट हो रही है वो इनकम एग्रीगेट डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिफरेंट या गिवन लेवल ऑफ इनकम्स पर इस इनकम को हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के पर्पस के लिए स्पेंड करेंगे और फॉर्म सेक्टर इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में एक्सपेंडिचर करेगी अपनी इस गिवन लेवल ऑफ इनकम पर। यानी इकोनॉमी में जितनी भी इनकम जनरेट हो रही है उस इनकम का यूटिलाइजेशन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए हाउस होल्ड्स करते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए फर्म्स करती हैं। पर क्योंकि इनकम का सारा भाग कंज्यूम और इन्वेस्ट नहीं किया जाता है, इनकम का कुछ भाग सेव भी किया जाता है, तो अगर आप ये कहें कि इनकम इक्वल्स टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट, तो ऐसा नहीं है। इनकम may be equal to इनकम का सारा भाग कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट पे नहीं स्पेंड होता, इनकम का
कुछ भाग इकोनॉमी में सेव कर लिया जाता है। तो जीरो लेवल ऑफ इनकम, जब इकोनॉमी में जीरो लेवल ऑफ इनकम है, प्रैक्टिकली जीरो लेवल ऑफ इनकम इकोनॉमी में कभी होता नहीं है, पर वो ये कह रहा है कि हम ऐसा एज्यूम करें कि अगर हमारी इनकम का लेवल इकोनॉमी में जीरो है, तो क्या कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट नहीं होंगे? तो हमने कल कहा था कि इन्वेस्टमेंट तो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, यानी ये इन्वेस्टमेंट तो की ही जाएगी इकोनॉमी के अंदर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ इनकम। और जो लेवल ऑफ इनकम और प्रॉफिट मोटिव से इन्फ्लुएंस्ड होती है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है। और हमने कल पढ़ लिया था कि एटी के कॉन्सेप्ट के अंदर हम ये एज्यूम करेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होती है जो लेवल ऑफ इनकम और प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से इन्फ्लुएंस नहीं होती। ये मिनिमम लेवल ऑफ इनकम होता है जो इन्वेस्टमेंट में मेंटेन्ड रहता है। इसीलिए हमने इसको फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस इन्वेस्टमेंट को ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट मानते हुए इन्वेस्टमेंट का लेवल डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पर कांस्टेंट लिया है। जबकि अगर हम देखें कि इनकम बढ़ रही है, इनकम इंक्रीज हो रही है आपकी, तो इन्वेस्टमेंट का लेवल भी इंक्रीज होना चाहिए। पर वो इन्वेस्टमेंट जो इनकम के लेवल के साथ इंक्रीज होती है वो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है। और हम जो इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर रहे हैं वो ऑटोनॉमस है, जिसका इस लेवल ऑफ इनकम के साथ कोई लिंक नहीं है। मतलब इन्वेस्टमेंट इनकम में से तो हो रही है, मतलब जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे वो करेंगे तो इनकम में से ही, पर वो कांस्टेंट रहेगी क्योंकि वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है। क्या मैं दोबारा बोलूं ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वाली लाइन? नो सर, आ गया सर, आ गया। आगे अब इन्वेस्टमेंट के बाद आप कंजम्पशन पे आ जाएं। यानी इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में होती ही होती है, चाहे लेवल ऑफ इनकम कुछ भी हो, दैट इज एज्यूम्ड एज कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज ऑटोनॉमस कंजम्पशन, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब ये तो बात थी इन्वेस्टमेंट कौन करती है, फॉर्म सेक्टर। अब सेकंड कंपोनेंट कौन सा था हमारा? मतलब एक तो सेकंड कंपोनेंट इन्वेस्टमेंट है, फर्स्ट में क्या था? कंजम्पशन कंपोनेंट ऑफ एडी। क्या इकोनॉमी में अगर इनकम का लेवल जीरो हो जाए तो क्या ह्यूमन सर्वाइवल के लिए मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन तो हो ही रहा होगा? अगर इसको हम इकोनॉमी से हटा दें और एक सिंपल बात करें कि एक मिस्टर ए है, अगर वो करंट में कोई इनकम और नहीं कर रहा है तो क्या वो अपने सर्वाइवल के लिए कंजम्पशन नहीं करेगा? तो उसका आंसर है यस। अगर उसको सरवाइव करना है तो उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर तो करना पड़ेगा। लेकिन बट हम ये कह रहे हैं कि इनकम तो जीरो है, फिर वो कंजम्पशन कैसे कर लेगा? और कंजम्पशन करनी भी जरूरी है। इसका मतलब ये होता है कि जब इनकम का लेवल जीरो हो और कंजम्पशन नीड्स अराइज हुई हो और हो रही हो और होना जरूरी है, तो एक पर्सन अपनी पास्ट इनकम में से यानी अपनी पास्ट सेविंग में से वो अपनी कंजम्पशन नीड्स को पूरा करेगा। तो हम यही कॉन्सेप्ट इकोनॉमी पे लगा देते हैं कि अगर इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम जीरो हो जाए तो क्या इकोनॉमी मैक्रो लेवल पे कंजम्पशन नहीं करेगी? तो उसका आंसर है वो करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि लेवल ऑफ इनकम जीरो है और कंजम्पशन लेवल 40 है, तो कंजम्पशन तो उनको करनी ही होगी चाहे इनकम का लेवल जीरो क्यों ना हो। Means there is a bare minimum level of consumption even though level of income is zero. That is for the survival of the human being. It is a must.
क्या दोबारा बताऊं? नो सर, आ गया। जीरो नो लेवल सर, ऑफ क्लियर इनकम पे है। कंजम्पशन कैसे पॉसिबल हो पाएगी? पास्ट सेविंग्स में से। जो लेवल ऑफ कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पर होता है, उस लेवल ऑफ कंजम्पशन को हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। उसे हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। जैसे ये 20 आपकी ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है, पर वो कांस्टेंट है एक लेवल ऑफ इनकम पर। कंजम्पशन कांस्टेंट नहीं होती, पर जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो कंजम्पशन होती है उसका टेक्निकल नेम ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। अगर मैं आपको बोलूं इस डायग्राम में देख करके मुझे बताएं कि ऑटोनॉमस कंजम्पशन कितनी है, तो जीरो लेवल ऑफ इनकम के आगे जो कंजम्पशन मेंशन करी हुई है वो हमारी ऑटोनॉमस कंजम्पशन होगी। दोबारा बोलूं? नो सर। अब जैसे जैसे हमारा लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज होगा तो हमारी थोड़ी प्रॉब्लम तो सॉल्व होने लगेगी, क्योंकि जब इनकम आ रही है तो हम कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट को अपनी इनकम में से फुलफिल करने की कोशिश करेंगे। पर 100 लेवल ऑफ इनकम पर, इस लेवल ऑफ इनकम पर हमारी कंजम्पशन नीड इकोनॉमी की 120 करोड़ की है और इन्वेस्टमेंट नीड 20 करोड़ की है। तो टोटल एडी का लेवल जो कि सी प्लस आई होता है वो यहाँ पर 140 करोड़ का है, जबकि लेवल ऑफ इनकम केवल यहाँ पर 100 करोड़ की है। इसका मतलब ये हो गया अभी भी इकोनॉमी को 100 करोड़ लेवल ऑफ इनकम पर अपनी पास्ट इनकम यूटिलाइज करनी पड़ रही है। दोबारा बोलो बेटा ये। नो सर। नो सर। नेक्स्ट पॉइंट सुनेंगे ध्यान से। जब लेवल ऑफ इनकम 200 करोड़ हो गया तो कंजम्पशन लेवल 200 करोड़ है और इन्वेस्टमेंट लेवल 20 करोड़ है। अभी एडी का लेवल 220 है। हमारा करंट लेवल ऑफ इनकम अभी भी हमारी एग्रीगेट डिमांड को पूरा नहीं कर पा रहा है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में। अब जब इकोनॉमी का इनकम का लेवल 300 करोड़ आएगा तो एक लेवल ऐसा आ जाएगा जहां पर इनकम एग्रीगेट डिमांड के इक्वल बैठ जाएगी। 300 करोड़ की इनकम में से हमने 280 करोड़ की कंजम्पशन कर ली और 20 करोड़ की हमने इन्वेस्टमेंट कर ली। तो 300 करोड़ से अब हमारा एडी का लेवल बराबर हो गया, यानी अब हमारा एडी का लेवल इक्वल टू इनकम है। तो हम यहाँ कहते हैं एडी हैज बिकम इक्वल टू वाई लेवल। एडी इक्वल्स टू वाई मतलब लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू द लेवल ऑफ इनकम। तो इससे ऊपर क्या हो रहा था, अगर यहां पर इस जगह पर एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू वाई है, लेवल ऑफ इनकम है, तो ऊपर क्या सिचुएशन थी? ऊपर एडी का लेवल जो था वो ग्रेटर था किससे? इनकम से। इनकम कम थी, एडी ज्यादा था। क्या मैं दोबारा बताऊं ये? नो सर, क्लियर है। और जब लेवल ऑफ इनकम 400 करोड़ आया तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 360 करोड़ का है और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 20 करोड़ का है। इकोनॉमी में 380 करोड़ की एग्रीगेट डिमांड है। अब यानी आप ऐसा भी कह सकते हो कि कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट नीड 380 करोड़ से पूरी हो गई, जबकि इनकम का लेवल 400 करोड़ है। तो ऐसे 20 करोड़ की इनकम हमारी कहीं ना कहीं सेव होने लगी है। और अब हमारी जो
नेगेटिव सेविंग्स चल रही थी, इन तीन फर्स्ट 3 लेवल ऑफ इनकम पर हमारी सेविंग नेगेटिव थी, और यहां पर हमारी सेविंग 0 हो गई 300 करोड़ पर, और इसके बाद हमारी सेविंग पॉजिटिव हो जाएंगी, क्योंकि अब हमारे एग्रीगेट डिमांड का लेवल कम हो रहा है कंपेयर टू इनकम। इनकम है ज्यादा, एडी का लेवल है कम, तो यहां से हमारे पास सेविंग पॉजिटिव हो जाती है। तो जब हमारी इनकम का लेवल 0 होता है और कंजम्पशन नीड्स अराइज होती हैं, इन्वेस्टमेंट नीड अराइज होती हैं, तो हमारी डिस सेविंग्स होती हैं। 100 करोड़ 200 करोड़ तक हमारी डिस सेविंग्स चलती हैं। 300 करोड़ आने पर हमारी सेविंग एग्रीगेट डिमांड इनकम के लेवल के बराबर हो जाती है, और हम सेविंग्स जो डिस सेविंग्स हो रही थी और वो 0 सेविंग्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और बियॉन्ड 300 करोड़ लेवल ऑफ इनकम वाई इनकम का लेवल एडी के लेवल से ज्यादा होगा और सेविंग पॉजिटिव हो जाएंगी। इसका कारण क्या होता है कि हमारा आगे चल करके इनकम लेवल के कंपैरिजन में एडी लेवल कम क्यों हो जाता है, इसका क्या कारण होता है? इसका कारण होता है, जब हम संतुष्ट हो जाते हैं या हमारी नीड्स पूरी हो जाती हैं, तो लोग अपनी सेविंग इनकम का कुछ भाग सेव करने लगते हैं और वो अपने कंजम्पशन लेवल को रिड्यूस कर देते हैं। इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है, वो तो कम नहीं हुई यार, केवल हमारी इन्वेस्टमेंट तो कांस्टेंट है, वो तो हो ही रही है, पर हमारा कंजम्पशन लेवल जो है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, इनकम तो बढ़ रही है, कंजम्पशन लेवल भी बढ़ रहा है, पर इंक्रीज इन लेवल ऑफ कंजम्पशन इज लेस देन द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ इनकम। दोबारा बोलो। सर क्लियर है। सर आ गया। मींस एग्रीगेट डिमांड is less than the level of income beyond 300 crore level of income. चलिए एक बार रिकैप करते हैं। ये लेवल ऑफ इनकम है, ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑफ हाउस होल्ड है, ये इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर ऑटोनोमस है, C+I AD है। 0 लेवल ऑफ इनकम पर कंजम्पशन 40 है, इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होने की वजह से 20 है, टोटल AD लेवल 60 है। 0 लेवल ऑफ इनकम पर इस 40 को हम लोग कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे? सर ऑटोनॉमस। ये हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है। और ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट सभी लेवल पर क्या है? सभी लेवल पर ये क्या है? ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है। सर मतलब कांस्टेंट है वो कांस्टेंट है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट होती है। लेवल ऑफ इनकम बढ़ गया, पर डिमांड C+I अभी भी इनकम के लेवल से ज्यादा है, तो डिस सेविंग्स है 40 करोड़ की, या डिस सेविंग्स है 60 करोड़ की, या 200 है, एडी का लेवल 220 है, या डिस सेविंग्स है 20 करोड़ की। यहां सेविंग 0 है, यहाँ सेविंग +20 है, यहाँ सेविंग +40 है, यहाँ सेविंग +60 है। दिस इज डिस सेविंग, दिस इज 0 सेविंग, दिस इज पॉजिटिव सेविंग। Savings are positive when level of income is greater than level of AD. Savings are 0 when level of AD is equals to level of income, or level of income equals to AD. There are dis savings when level of AD is greater than level of income.
अब आगे चलते हैं, एक बारी क्लियर हो गया हो तो। यस सर, आ गया। यस सर। अब इस डायग्राम को अगर हम लोग स्टडी करें, जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दी गई है, इसको कैसे बनाना है मैं आपको नीचे बना करके दिखाता हूं। इसको आप देखिए कैसे बनता है। इस डायग्राम को बनाने के लिए आप y एक्सेस बनाइए, x एक्सेस बनाइए, ओरिजिन पे O लिखिए। जो y एक्सेस है वो इनकम के लेवल को मेजर करेगा हमेशा, और जो सॉरी x एक्सेस है, जो y एक्सेस है वो लेवल ऑफ AD को मेजर करेगा। यानी AD is shown on y axis and income has shown on x axis। क्लियर है यहां तक? यस सर। सर ये जो लाइन मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है, दिस वन पिंक कलर से, ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है। ये हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कर्व है। यानी जब इनकम 0 हो, 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, 500 हो, 600 हो, at any level of income this investment curve is always parallel to x axis, showing that investment is constant at all levels of income। ये मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, आपको ड्रॉ नहीं करनी बाद में, ये हटा दूंगा मैं। आप ऊपर वाले डायग्राम को देखो, वो बनेगा ऊपर वाला। अगर इनकम का लेवल 0 है तो भी ये इन्वेस्टमेंट 20 करोड़ है। अगर ये 100 करोड़ हो जाती इनकम तो भी इतनी है, 200 करोड़ हो जाए तब भी इतनी, 300 करोड़ हो जाए तब भी इतनी, 400 हो जाए तब भी इतनी, 500 हो जाए तब भी इतनी। यानी ये इन्वेस्टमेंट का लेवल एट एनी लेवल ऑफ इनकम पर कांस्टेंट रहता है। इसलिए इसकी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में ये पैरेलल टू एक्स एक्सेस ड्रॉ किया जाता है। दिस इज वाई लेवल ऑफ इनकम। दोबारा बोलूं बेटा? नो सर, क्लियर है। इन्वेस्टमेंट कर्व की शेप बताइए, इसका स्लोप क्या होता है? अगर पूछें व्हाट इज स्लोप ऑफ इन्वेस्टमेंट कर्व, तो आप बोलेंगे इट इज, हाँ Parallel बोलो, to- स्ट्रेट लाइन होती है, पैरेलल टू इट इज अ एक्स। स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टली पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब जब हमारा कंजम्पशन होगी, तो जो कंजम्पशन है वो थोड़ा सा ऊपर लेकर चलेंगे कर्व ऐसे। ये कंजम्पशन कर्व हमारा अपवर्ड स्लोपिंग है। ये अपवर्ड स्लोपिंग क्यों है कंजम्पशन कर्व? क्योंकि जैसे जैसे लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा था, वैसे वैसे आपका लेवल ऑफ कंजम्पशन भी बढ़ने लगा। आप देखो, इनकम 100 से 200, 200 से 300, जैसे जैसे इनकम का लेवल आपका बढ़ना शुरू हुआ, वैसे वैसे कंजम्पशन का लेवल भी क्या होने लग गया? बढ़ने लग गया। तो इनकम का लेवल जैसे जैसे इस तरफ मूव करेगा राइट हैंड को, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, तो हमारी कंजम्पशन भी क्या होने लग जाएगी?
इंक्रीज होने लग जाएगी, इसलिए अपवर्ड स्लोपिंग कर्व है। क्या दोबारा बोलो ये लाइन में? नो सर। नो सर। पर अगर स्टूडेंट इस कर्व को ऐसे ड्रॉ कर दे, जैसे मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, अगर इसको थोड़ा ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दे ऐसे, और अगर इतना इतना स्टीपर ना भी करे, अपवर्ड इतना ना भी करे, इतना करना सही है, पर आपने इतना ना करके क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया ऊपर को ज्यादा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि आपकी इनकम कम बढ़ रही है और कंजम्पशन से ज्यादा फास्टर बढ़ रही है, जबकि एक लेवल ऑफ इनकम पर आकर के कंजम्पशन बढ़ती तो है, पर लेसर देन द इंक्रीज इन इनकम। तो इसके स्लोप को ऐसे खड़ा नहीं बनाना है, फ्लैटर बनाना है। दोबारा बोलो ये लाइन। नो सर। ये डायग्राम में sir. गलतियां कर दी ना अगर, तो हमेशा हमेशा के लिए टीचर काट देगा उसको, आंसर को। अब सिर्फ बताइएगा, ये सी लेवल है, कंजम्पशन कर्व है, दिस इज कंजम्पशन कर्व, दिस इज योर कंजम्पशन कर्व, दिस इज योर ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व। अगर मैं कंजम्पशन में क्या जोड़ दूं कि मुझे एडी मिल जाए? इन्वेस्टमेंट। सर इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जोड़ दूंगा तो एडी मिल जाएगा। अब इन्वेस्टमेंट कर्व स्ट्रेट लाइन कर्व है, तो जो इन्वेस्टमेंट कर्व, जब मैं सी में इन्वेस्टमेंट जोड़ूंगा 20 करोड़ की एट एवरी लेवल ऑफ इनकम, तो मेरा एग्रीगेट डिमांड कर्व जो होगा वो हॉरिजॉन्टली पैरेलल, सॉरी, दैट विल गो पैरेलल टू सी कर्व, बिकॉज difference between aggregate demand curve and of consumption curve is equals to investment. इसलिए एडी कर्व का जो वर्टिकल डिफरेंस है, यानी वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन एडी कर्व एंड कंजम्पशन कर्व shall remain equal at all level of income. Give reason why vertical difference between AD and C curve is always equal. Sir, because investment is Investment is constant. Investment is constant because it is autonomous investment. That's why aggregate demand curve is always parallel to C curve, and the gap should be equal. जैसे मेरा थोड़ा अभी भी मेरा टेढ़ा है कर्व, यहाँ पर, यहाँ से 2-3 कर्व टेढ़े हैं, 2-3 पॉइंट्स, ये मुझे कैसे बनाने होंगे? It must seem just parallel. 100% डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन एक्यूरेट होनी चाहिए, ये बिल्कुल पैरेलल जाना चाहिए आपका एडी कर्व। दोबारा बोलूं बेटा? नो सर। No, sir. अब ये क्लियर हो गया एडी कर्व कैसे जनरेट हुआ है? यस सर। सी कर्व के Yes. पैरेलल पे इन्वेस्टमेंट कर्व ऐड करके सी प्लस आई करेंगे। इन्वेस्टमेंट कर्व ऑटोनॉमस कर्व है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कर्व है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये कंजम्पशन कर्व है, लेवल ऑफ इनकम बढ़ रहा है, यहाँ से लेवल ऑफ इनकम इंक्रीज हो रहा है राइट साइड में, यहाँ से आपका एडी का लेवल इंक्रीज हो रहा है, पर इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है, इसलिए एडी कर्व जो होगा वो पैरेलल टू कंजम्पशन कर्व होगा।
ये जो ओ आर है, अब दिस ओ आर, ये वाला ओ आर कहते हैं इसको, जो ओ आर है यानी ओवर लेवल जो है आपका एडी का, ओ आर इज इक्वल्स टू ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ओ आर हमारा क्या होगा, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। ओ एस क्या होगा, सर वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन। OS level is autonomous consumption. And what is ST? ST is the vertical difference between AD and consumption curve, which reflects that investment is autonomous. दोबारा बोलूं बेटा, नो सर। No, sir. डायग्राम रब कर दूंगा, समझ आ गया हो तो Yes. ये पढ़े ना इंदु इसको। सर बुक में भी दे रखा है ये वाला, हाँ बुक में दे रखा है। हाँ तो बना हुआ है ना राइट साइड पे ऊपर, तो इसको मेरी जरूरत ही नहीं मेरे बनाए हुए की। चले आगे थोड़ा। यस सर। तो अब हमने क्या पढ़ा, व्हाट इज एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल। Aggregate demand schedule refers to a table which shows level of consumption and investment. कौन सा actually a planned aggregate demand schedule shows the planned level of consumption या planned aggregate demand which is C plus I at various level of income or at various given level of income or at different level of incomes. दोबारा बोलूं, नो सर। पर एग्रीगेट डिमांड शेड्यूल की डेफिनेशन लिखी नहीं है कहीं पर भी, पर मैंने बता दी आपको क्या होता है ये। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट एटी पे आ जाए। एटी के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, फर्स्ट एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई है, कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। कंजम्पशन हमेशा पॉजिटिव रहती है, इवन लेवल ऑफ इनकम जीरो, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को सस्टेन करना है तो हमें गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करनी होगी अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, जो कि हमने डायग्राम के अंदर 40 करोड़ शेड्यूल में बताया है। और इस लेवल ऑफ कंजम्पशन को हम ऑटोनॉमस कंजम्पशन कहते हैं। दोबारा बोलूं, ये 1 मार्क में क्वेश्चन आ जाता है। स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, कंजम्पशन कर्व कैसा दिख रहा है आपको, इट इज अपवर्ड स्लोपिंग because consumption increases with the rise in level of income. लेकिन एक लेवल पे proportionate increase in consumption is less than the proportionate increase in level of consumption is less than that of income, where after 300 crores of income, any from 400 crores level of income, the proportionate increase in consumption will be more than the proportionate rise in consumption is less than the proportionate rise in income or in comparison of or that of the income. Current people start saving a part of their income once the level of aggregate demand becomes lower than the level of income. That means ki here the people are doing some savings. दोबारा बोलूं बेटा,
क्लियर है सर। Slope of autonomous investment curve. It is the curve which is independent, or it is that level of income which is independent of income. 20 crores investment shall remain constant at different levels of income, and this is parallel to x-axis. Slope is parallel to x-axis. AD curve starts from point T. Aggregate demand का T curve से हो रहा है, because जब इनकम का लेवल यहां पर क्या था, 0, तो भी हमारी कंजम्पशन कितनी थी, 40 करोड़ की. तो T level or point T on y-axis represents the autonomous consumption. Point S होगा ना, point S shows the autonomous consumption. Point S shows the autonomous consumption, this point, and point T shows the starting point of aggregate demand curve. AD slopes upward, that is called as positive slope of upward sloping curve, is also known as positive slope, which indicates that as income rises, aggregate demand or aggregate expenditure also rises. दोबारा बताऊं बेटा ये? नो सर. नो सर। नो सर, क्लियर। अब इसके बाद क्या है, जो एग्रीगेट सप्लाई होती है बेटा हमारी, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा एग्रीगेट सप्लाई का. अब ये एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? अब एग्रीगेट सप्लाई की मीनिंग पे जाने से पहले हम एग्रीगेट सप्लाई को इक्वेशन से समझ लेते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जितनी भी इनकम होती है, इकोनॉमी में जितनी भी इनकम होती है रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Y, वो इनकम या तो हम कंजम्पशन के ऊपर स्पेंड करते हैं, या इनकम का कुछ भाग हम सेव कर लेते हैं. तो एट एनी लेवल ऑफ इनकम, दैट इज वाई any level of income represents that level of income is either consumed or saved. Yani some part of income is consumed and some part of income is saved. That's why C plus S always be equal to income. जितनी इनकम होगी हम उतना ही कंजम्पशन या कंजम्पशन एंड सेविंग कर पाएंगे. दोबारा बोलो बेटा. नो सर. क्लियर है सर। अब इकोनॉमी में इनकम आती कहां से है, जिसको लोग कंजम्पशन और सेविंग के रूप में अपने पास रखेंगे. कंजम्पशन के रूप में खर्च करेंगे, सेविंग के रूप में रिटेन करेंगे. ये इनकम आती है कहां से? सप्लाई इन एन इकोनॉमी या सप्लाई इन द इकोनॉमी.
जितनी इकोनॉमी में सप्लाई होगी किसकी, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। जैसे एग्रीगेट डिमांड क्या थी, एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज बाय डिफरेंट सेक्टर्स, ऐसे ही सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कौन करेंगे, वर्ड पढ़ो बेटा, Firms. क्या वर्ड लिखा है, सप्लाई इज डन बाय Producer. ऑल द प्रोड्यूसर्स, ऑल भी तो पढ़ेंगे बेटा। तो सप्लाई इन द इकोनॉमी इज इक्वल्स टू, supply in the economy is equal to money value of final goods and services which all the producers in an economy are willing to supply, यानी एग्रीगेट सप्लाई भी आपकी एक्चुअल इनकम नहीं है, ये विलिंग का मतलब ये एस्टिमेटेड है, यानी एग्रीगेट डिमांड भी एस्टिमेटेड कॉन्सेप्ट है और एग्रीगेट सप्लाई भी एस्टिमेटेड कॉन्सेप्ट है कि एक इकोनॉमी इतना इनकम जनरेट कर पाएगी, कितनी इनकम जनरेट कर पाएगी, जितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज सभी प्रोड्यूसर्स एक गिवन टाइम पीरियड में इकोनॉमी में सप्लाई करने के लिए बिलिंग है। कुल मिलाकर एक इकोनॉमी जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में मार्केटेड होंगी, बेची जाएंगी या प्लान की गई हैं, उनकी मनी वैल्यू को एग्रीगेट सप्लाई कहते हैं। और जितनी मार्केट वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज होगी उतनी ही इकोनॉमी में क्या जनरेट होगी, इनकम। इसलिए इनकम को एग्रीगेट सप्लाई कहा गया है, जितनी सप्लाई उतनी इनकम, और जितनी इनकम या तो कंज्यूम्ड एंड सेव्ड। तो क्या इक्वेशन बनी बताइए, income is equals to AS aggregate supply and which further equals to C plus S। क्या दोबारा बोलूं, No, sir. No, sir. और इसी मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन इकोनॉमी को हम देश की क्या कहते हैं, National. नेशनल इनकम, यानी वाई। और इनकम क्या तय करती है, एग्रीगेट सप्लाई। और एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, money value of final goods and services which all the producers are willing to supply in economy, that is their aggregate supply, and that aggregate supply is equals to income, that is national income। दोबारा बोलूं, No, sir. Clear. क्लियर है ये, देखिए अभी लेवल ऑफ इनकम है 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, these are the various level of income। यार ये कंजम्पशन तो वही लेनी है जो पहले ली थी, जो एक डायग्राम में कंजम्पशन ली है ना एक शेड्यूल में, वो अगले शेड्यूल में चेंज नहीं करनी है आपको। डाटा बार बार चेंज नहीं करेंगे, फिर याद कैसे रखेंगे, दोबारा बोलूं, नो सर। अब अगर इनकम कंजम्पशन और सेविंग के बराबर है, अब मुझे अगर सेविंग चाहिए तो हाउ आई वुड कैलकुलेट सेविंग्स, तो फ्रॉम वाई यानी फ्रॉम इनकम अगर मैं कंजम्पशन को क्या कर दूं माइनस, तो मुझे इकोनॉमी की क्या मिल जाएंगी, सेविंग, क्योंकि इनकम या तो कंज्यूम हुई होगी और रेस्ट ऑफ द पार्ट जो है वो क्या हो गया होगा, सेव हो गया होगा। दोबारा बोलूं, नो सर। तो 0 - 40
equals to minus 40. 100 minus 120 minus 20 की saving. 200 minus 200 zero saving. 300 crore of income, 280 is the consumption, 20 would be the saving. 400 level of income, 360 is consumption, 40 would be the saving. Then at 500, 440 would be the consumption, 60 would be the saving. At 600, 520 would be the consumption, 680 would be the saving. और AS क्या है? C plus S. तो C plus S कर दीजिए. Plus 40 minus 40 equals to 0. 120 minus 20 equal to 100. 200 minus 0 equals to 200. 280 plus 20, 300. 360 plus 40, 400. 440 plus 60, 500. 520 and 80 will be equals to 600. So this AS, now you can check, this AS is exactly equal to the level of income. Because income is either consumed and saved. Is consumed and saved. दोबारा बोलूं बेटा? आ गया सर ये. अब अगर आप इस कर्व को देखें तो 100 करोड़ की जब कंजम्पशन और सेविंग है तो 100 करोड़ की इनकम है, या जब 100 करोड़ की इनकम है तो 100 करोड़ की कंजम्पशन और सेविंग है. जब 200 करोड़ की इनकम है और जीरो लेवल ऑफ इनकम पे C plus S 0 है, 300 करोड़ लेवल पे C plus S 300 है, 400 लेवल ऑफ इनकम पर C plus S 400 है. आप देख लो शेड्यूल में भी, डायग्राम में भी. 500 पे 500 है, 600 लेवल ऑफ इनकम पर 600 है. दोबारा बोलूं? नो सर, क्लियर है. अब ये डायग्राम बनाएंगे कैसे? जीरो, ये इनकम का लेवल 100, कंजम्पशन का लेवल 100, पॉइंट मार्क कर लीजिए. इनकम का लेवल 200, कंजम्पशन का लेवल भी 200, पॉइंट मार्क कर लीजिए. ऐसे 300 पे 300, 400 पे 400, 500 पे 500. दोबारा बोलूं? नो सर. अब ये बात तय है, जब हम सप्लाई कर्व बनाएंगे तो 45 डिग्री के एंगल पे बनना चाहिए, इस तरह से. ये वाला पोर्शन और ये पोर्शन इक्वली डिवाइड होना चाहिए. सेंट्रल कर करके सेंटर में इसको ड्रॉ करेंगे, जो कि हमारा AS कर्व है, which equals to Y which equals to C plus S. तो पहले डायग्राम 45 डिग्री पे बना दो, पॉइंट मार्क कर लो, फिर पॉइंट को जोड़ लो. आपको ऐसा दिखाने की जरूरत नहीं होती जो मैं दिखा रहा हूं. अगर आप इसको ऐसे ड्रॉ करोगे तो ये आएगा. तो perpendicular drawn from any point, the length of the perpendicular drawn from any point from AS curve, either on Y curve, Y axis, or either on Y axis or on X axis, the length of the perpendicular shall remain same. दोबारा बोलूं? जल्दी बोलो यार. नो सर. भाई देखो ना, ये लेंथ बराबर होगी, ये बराबर होगी, ये बराबर होगी, तभी तो स्ट्रेट लाइन कर्व आएगा. और बिल्कुल 45 डिग्री पे. 45 डिग्री इज अ डिवीजन ऑफ 90 डिग्री Yes, इनटू 2 पार्ट. तो 90 डिग्री को आपने बांट दिया 2 पार्ट में. तो इसलिए किसी भी कर्व को कैसे बनाते हैं 45 डिग्री में? ये आपका कर्व है,
इसको इस तरह से ड्रॉ कीजिए, दोनों बराबर हो सेगमेंट, और यहां से आप सीधी लाइन ड्रॉ कर दो। दिस इज एग्रीगेट सप्लाई को। क्लियर है ये बेटा? Yes, sir. Yes, sir. तो आज एडी और एएस की मीनिंग, शेड्यूल डायग्राम कवर हो गए हैं आपके। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर आगे बढ़ाते हैं।